हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कल जहाँ सफ़र छोड़ा था आज वहीं से शुरू करते हैं इस सफ़र को। मैं आपको बता दूं, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर से अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, पहले इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस किया, जहाँ पे हमने जो इवेंट्स होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ड्यूरिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या क्या इवेंट्स होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक बार आइए रिवाइज करते हैं साथ में, बोलिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले आपका गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद इंसेमिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन, उसके बाद गेस्टेशन और लास्ट में पार्चुरेशन। ये स्टेप थी। इन सब का डेफिनेशन ये क्या होती है, सारी चीजें मैंने डिस्कस की। फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव, फिर सेक्स ऑर्गन देखे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फिर उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हमने, और उस बात पे हमने जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो वहां से हमने जो स्पर्म है उसका पाथवे भी देखा था कि स्पर्म का पाथवे क्या होता है। टेस्टिस के अंदर हमने कंपार्टमेंट्स पढ़े थे, 250 कंपार्टमेंट्स। उन 250 कंपार्टमेंट में 2 to 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, और वहां पे ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए होता है, किस चीज के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और उसके रेगुलेशन के, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है डार्टोस मसल। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब आगे हम चैप्टर को बढ़ाते हैं। तो हमने जो देखा था कि भैया टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस के अंदर आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, और यहाँ टेस्टिस से, रेटे टेस्टिस से होके ये आपकी वासा एफ्रेंशिया है। वासा एफ्रेंशिया आपको एपिडाइडमिस से और रेटे टेस्टिस के बीच में कनेक्शन बनाती है। ये आपकी एपिडाइडमिस हो गई है, ये आपकी एपिडाइडमिस हो गई है। अब एपिडाइडमिस से जो है ये वास डिफरेंस जो है ये आपका लेके चली है स्पर्म को, कहाँ? आपके एब्डोमेन कैविटी में। अब एब्डोमेन कैविटी में जो है आपका स्पर्म जाएगा, क्योंकि अभी तक का जो हमने पाथवे डिस्कस किया था, जितनी चीजें डिस्कस की थी वो हमने जो है टेस्टिस के अंदर की डिस्कस की थी। अब टेस्टिस से निकल के स्पर्म जो है वो आपका बाहर ऊपर जो है आपके एब्डोमेन कैविटी के अंदर आने वाला है, और एब्डोमेन कैविटी के अंदर इसको लेने का काम कौन करता है? ले जाने का काम आपका वास डिफरेंस करती है। वास डिफरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वास डिफरेंस जो है ये आपकी वास डिफरेंस है, ये आपकी वास डिफरेंस है। और ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से ये आपका निकला यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यहाँ से जो बाहर ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट? यूरेथ्रल मीटस। तो अब जो आपकी वास डिफरेंस है, वो वास डिफरेंस इसको टेस्टिस से निकल के जो स्पर्म जो है आपका टेस्टिस से होके अपर जो एब्डोमेन कैविटी में आ रहा है, तो ये आपका वास डिफरेंस लेके आ रहा है। और यहाँ पे वास डिफरेंस का एक ब्रॉड थोड़ा सा पार्ट फूला हुआ जो होता है वास डिफरेंस के अंदर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टूडेंट एम्पुला। क्या नाम से जाना जाता है? एम्पुला। तो जो फूला हुआ पार्ट होता है वास डिफरेंस का, उसे किस नाम से जाना जाता है? एम्पुला के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एम्पुला होता है, ये एम्पुला के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है मेरे बेटे। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म जो है टेम्परेरी यहाँ पे क्या हो सकता है? स्टोर हो सकता है। अब टेम्परेरी स्टोरेज यहाँ पे एम्पुला के अंदर होगा। अब आप एक चीज देखिए, अब यहाँ पे एसेसरी डक्ट की अगर हम बात करें तो एसेसरी डक्ट में हमने रेटे टेस्टिस देख ली, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है रेटे टेस्टिस हो गया अपना, जो कि टेस्टिस के अंदर है। फिर हमने देखा था वासा एफ्रेंशिया, ये भी आपके टेस्टिस में। फिर वासा एफ्रेंशिया के बाद आई थी एपिडाइडमिस, ये जो बनी हुई है एपिडाइडमिस, और आपकी फिर आती है वास डिफरेंस। तो ये चारों की चारों आपकी एसेसरी डक्ट्स हो गई है बेटा। एनसीईआरटी इन चारों को देती है, पर अपन थोड़ा सा और नीट के बारे में नीट के लेवल पे जाके डिस्कस करते हैं एक और चीज। इन चारों के अलावा एक और है इजैकुलेटरी डक्ट। या स्टूडेंट आपने नाम सुना होगा इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या है तो इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भैया मेल एसेसरी डक्ट कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेरे बेटे 4। कौन कौन सी? रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस। पर इजैकुलेटरी डक्ट क्या है वो मैं बताता हूं। अब देख, ये एम्पुला का जो पार्ट, ये जो वास डिफरेंस का जो खुला हुआ पार्ट है ये एम्पुला, और फिर वापस से ये आपकी जो वास डिफरेंस है ये, और यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है ये एक सेमाइनल वेसिकल। दैट मींस ये आपकी क्या हो गई? एसेसरी ग्लैंड है। दिस इज एसेसरी ग्लैंड। 3 एसेसरी ग्लैंड है, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो ये आपके सेमाइनल वेसिकल जो है एसेसरी ग्लैंड है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड का।
अब इस सेमाइनल वेसिकल की जो डक्ट होती है और आपका जो वास डिफरेंशिया होता है, इन दोनों की डक्ट मिला के बनाती है आपकी कौन सी डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट। तो अगर कोई पूछे कि इजैकुलेटरी डक्ट भैया कैसे बनी, तो यहां पे फ्यूजन ऑफ वास डिफरेंस प्लस डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, तो इसके फ्यूजन से जो है आपको क्या मिली मेरे बेटे? इजैकुलेटरी डक्ट। एनसीईआरटी में नहीं है, पर खैर नॉलेज के लिए अपन देख सकते हैं। तो यूं अगर अपन से कोई पूछे मेडिकल कॉलेज में तू जाएगा तो तेरे को 5 डक्ट पढ़ाई जाएगी, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस। पर एनसीईआरटी 4 की बात करती है, तो अपने को भी सिर्फ 4 ही रखना है। अगर नीट में क्वेश्चन आएगा तो हमको ये चारों डक्ट पे ही टिक करना है। अब आगे की बात करते हैं। तो एसेसरी डक्ट जो है हमारी आज कंप्लीट हुई। मेल एसेसरी डक्ट में चारों है, रेटे टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस। और इजैकुलेटरी डक्ट जो है वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल की जो डक्ट है उससे फ्यूज होके बनती है। अब थोड़ा सा नॉलेज की और बात करते हैं। एक चीज यहाँ देखो, आपकी स्पर्म जो है ये आपका यूरेथ्रा है, क्योंकि अब यहां से क्या होगा, आपका इधर से अगर देखा जाए तो आपका ये यूरेटर भी आके यहाँ पे आएगा। आपका यूरेटर जो है वो ओपन होगा इधर, ये यूरेटर भी आके इधर आपके यूरेथ्रा के अंदर ओपन होने वाला है। और स्पर्म भी जो है फिर बाद में आपका इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो इस स्पर्म को किस में डाल देगी? यूरेथ्रा के अंदर। तो एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, कॉन्सेप्चुअल है, और नीट ने एआईपीएमटी जब होती है तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया। अब शांति से सुनिएगा। देखा जाए तो यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा की अगर मैं बात करूं तो यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज दे रहा है मेरे बेटे। यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज जो कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आ रहा है और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आ रहा है, क्योंकि स्पर्म भी इसी यूरेथ्रा से आगे होके या मीटस से बाहर निकलेगा बॉडी के बाहर। तो उसको हम क्या बोले, कल पढ़ाया मैंने, इजैकुलेशन। अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा तो इंसेमिनेशन। तो यूरेथ्रा से ही स्पर्म जो है इस यूरेथ्रल मीटस से होके बॉडी से बाहर निकलने वाला है। और अगर यूरिन की बात करूं तो यूरिन भी ये यहाँ से इसी यूरेथ्रल ट्रैक से, ये जो यूरेथ्रा है इसी से होके यूरेथ्रल मीटस से बाहर निकलने वाली है। तो यूरेथ्रा इज अ डक्ट which is common in both excretory and reproductive system in male। ये शानदार बात है। मेल के अंदर यूरिन का और स्पर्म का दोनों का जो पाथवे है यूरेथ्रा में वो सेम होता है, ठीक है, कॉमन पैसेज होता है। पर अगर फीमेल में बात करूं तो फीमेल में अलग अलग पाथ होता है, कॉमन पाथवे नहीं होता है। यूरिन का पाथवे अलग होता है मेरे बेटे, ठीक है, यूरिन का पाथवे अलग होता है। और हम जब इंसेमिनेशन करते हैं तो इंसेमिनेशन करके जो स्पर्म जाता है वो अलग पाथवे होता है। तो मेल के अंदर कॉमन पैसेज कौन दिखाता है? यूरेथ्रा। अब तो यहां पे एसेसरी डक्ट कंप्लीट होती है और 4 एसेसरी डक्ट है। तो अब अगर मैं स्पर्म का पाथवे एक बार फिर से मेरे बेटे से अगर पूछूं तो स्पर्म का पाथवे अब फिर से अपन शुरू करें तो सर सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सर रेटे टेस्टिस, सर रेटे टेस्टिस के बाद आता है आपका वास एफ्रेंशिया, उसके बाद आपका आता है एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस के बाद सर आता है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद सर आता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद सर आता है आपका यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद आता है आपका यूरेथ्रल मीटस, और यूरेथ्रल मीटस से स्पर्म बॉडी से बाहर। कहीं कहीं जगह बुक्स में तू देखेगा कि वास डिफरेंस के बाद यहाँ पे एम्पुला भी लिखा जाता है। तो मेरे बेटे अभी मैंने तेरे को बताया कि एम्पुला इसी का फूला हुआ पार्ट है, किसका? वास डिफरेंस का। तो दिस इज द करेक्ट पाथवे। और मेरे बेटे 2019 में आया हुआ है ये नीट में, नीट ने 2 बार छुआ इस क्वेश्चन को, करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हुआ डक्ट के बारे में। तो अपन ने डक्ट भी डिस्कस कर लिया और एक बार फिर से स्पर्म का पूरा पाथवे भी डिस्कस कर लिया। और कॉमन पैसेज कौन है? तो कॉमन पैसेज ये रहा। अब एक बात बता, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तेरे से पूछता हूं जो कि जिपमर में पूछा गया हुआ है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। सुन एक बात यार, तूने शायद एक टर्म सुनी होगी और उस टर्म का नाम होगा, खैर वो आगे हम जो चैप्टर आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसमें पढ़ने वाले हैं, वहां पे स्टेरिलाइजेशन मेथड में टर्म पढ़ाते हैं और टर्म का नाम है वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी ये टर्म्स तू पढ़ेगा, स्टेरिलाइजेशन की जब मेथड होती है वो वहां पे। अब ट्यूबेक्टोमी में तो क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की वो कट कर देते हैं और टाइट कर देते हैं। आपका जो वैसेक्टोमी होता है इसमें क्या होता है, मेल के अंदर होता है और इसके अंदर मेल में जो वास डिफरेंस होती है आपकी
उसको क्या करते हैं, कट करके टाइट कर देते हैं। अब मेरा सवाल ये है, खैर वैसेक्टोमी में इतना टाइम नहीं लगता है, छोटा सा स्क्रोटम पे कट मारते हैं और 10-12 मिनट की सर्जरी, 15 मिनट में सर्जरी होकर खत्म। टाइम किस में लगता है, ट्यूबेक्टोमी में, क्योंकि यहाँ एब्डोमेन कैविटीज पे कट लगाना पड़ता है और फैलोपियन ट्यूब को बाहर लाके, और फिर वो प्रोसेसर जो भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि अगर किसी एक मेल है जिसने उसकी वैसेक्टोमी कराई है, एक मेल है साहब जिसने उसकी वैसेक्टोमी कराई है, और वैसेक्टोमी कराने के बाद 4-5 दिन बाद उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, जी बिल्कुल 4-5 दिन बाद उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो क्या उसकी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, या प्रेग्नेंट होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। जो बंदा है उसने वैसेक्टोमी करवाया, वैसेक्टोमी कराने के बाद उसने जो है अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद चांसेस क्या है कि वो प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी? सुनिए, वो बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती है। आइए समझते हैं क्यों। मेरे बेटे, मैंने तेरे को बोला कि एम्पुला करके एक रीजन होता है, ब्रॉड पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, और ये टेम्पररी क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है किसको, स्पर्म को। तो साहब यहाँ पे वैसेक्टोमी हो गई है, तो अब नए स्पर्म का प्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नया स्पर्म तो नहीं आ पाएगा। क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया। अब कट कर दिया तो सर यहाँ से जो है टेस्टिस स्पर्म बनाएगी भी सही, तो वो एपिडाइडमिस से होके वास डिफरेंस में और आगे नहीं जाएंगे। पर मेरे बेटे, पिछली बार वाले स्पर्म तो यहाँ पे स्टोर्ड है ना यार, पिछली बार वाले स्पर्म तो यहाँ पे स्टोर्ड है। अब जब वो इंसेमिनेट करेगा तो उसके साथ स्पर्म और सीमन दोनों जाके फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल जिपमर ने जो क्वेश्चन पूछा, आंसर जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि 3 से 4 दिन बाद ही उसने क्या किया, इंटरकोर्स किया, तो यहाँ पे कम से कम 1-2 इजैकुलेशन का स्पर्म तो क्या है भाई, मौजूद है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये वाली बात। तो एक्सेसरी जो डक्ट है वो भी आपकी क्लियर डिस्कस किया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, ये जो पाथवे है ये एनसीईआरटी का। तो सोच रहा होगा सर ट्यूबुलाई रेक्टाई कहाँ गई, हटा दी, ट्यूबुलाई रेक्टाई हटा दी, क्योंकि एनसीईआरटी है यार, एनसीईआरटी सब कुछ है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट, और ये तेरा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर। तो साहब ये हो गया हमारा मेल एसेसरी डक्ट भी। अब हम बात करते हैं, आ जाओ मेल एसेसरी ग्लैंड्स पे। मेल एसेसरी ग्लैंड्स पे बात करते हैं। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जो मैंने बनाया था, तो मैं फिर से यहाँ डायग्राम बना देता हूं। और मैं यहाँ पे एक लीफ लाइक एक ग्लैंड मौजूद होती है, लीफ लाइक शेप की, इसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। 3 होती है, पहले तो मैं नाम बता देता हूँ। पेयर्ड होती है सेमाइनल वेसाइकल, फिर सिंगल होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होती है पेयर्ड, वो भी बल्बोयूरेथ्रल, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो साहब अब एक बार सुनो, पेयर्ड टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट कितनी है, 4 है, एसेसरी ग्लैंड 3 है, और तीनों का नाम सेमाइनल वेसाइकल पेयर्ड है, ठीक है। सिंगल प्रोस्टेट, एनसीईआरटी अप्रोस्टेट करके लिखती है, अप्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आओ डिस्कस करते हैं। ये सेमाइनल वेसाइकल होती है, फिर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, पूरा एक बॉल लाइक इस तरीके से यहाँ पे। अब यूं तू सोच रहा होगा सर या तो आप 2 बता रहे हो, 2 नहीं बता रहे हो पीछे से, अब यहाँ 3D नहीं ला सकता मैं, ये सिंगल ही है पूरी, ठीक है, इस तरीके से पीछे से। और यहाँ पे 2 आलमंड शेप की होती है, छोटी छोटी, जिनको हम कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सेमाइनल वेसाइकल सबसे बड़ी लीफ लाइक होती है साहब। उसके बाद आपकी ये आ गई प्रोस्टेट, जो कि एक बॉल लाइक होती है, और ये आपकी बल्बोयूरेथ्रल, मैं इसको कॉपर्स ग्लैंड लिखता हूं, जो कि आपके आलमंड शेप की होती है। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं, और ये बहुत सुपर जाने वाला है, तेरे को बहुत नॉलेज दूंगा, तूने सुनी भी नहीं होगी ऐसी चीज पढ़ाऊंगा तेरे को। सबसे पहले हम बात करते हैं सेमाइनल वेसाइकल की। देख, सेमाइनल वेसाइकल क्या करती है कि जो सीमन होता है, उस सीमन का 60 to 70% जो पार्ट होता है, मेजर पार्ट जो होता है, उस सेमाइनल वेसाइकल क्या करती है, सीक्रेट करती है। क्योंकि कैसे सर, यहां से वो आपने बताया था इजैकुलेटरी डक्ट बनेगी, तो ये तो क्या हो गई, सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट, और यहाँ से आपकी जो वास डिफरेंस आई थी वो, और इन यहाँ पे, और ये वाले पोर्शन में जो है सिक्रेशन होगा। तो अब स्पर्म यहाँ रहेगा, तो यहाँ इसको पूरा तैयार किया जाएगा, ये तीनों ग्लैंड अपना अपना आशीर्वाद इसमें देगी। बिल्कुल, ये तू लेके जा, ये आशीर्वाद जो है तेरे स्पर्म को मिलना चाहिए यार। अब सेमाइनल वेसाइकल की मैं बात करूं तो 60 to 70% जो है
क्या दिया जाता है, 60 to 70% जो है सिक्रेशन सीमन का वो सेमाइनल वेसाइकल करती है। और ये क्या क्या सिक्रेट करती है, सबसे पहले फ्रक्टोज का सिक्रेशन सेमाइनल वेसाइकल करती है। अब सबसे पहले बात सुन, फ्रक्टोज तेरे स्पर्म का एनर्जी फ्यूल है यार, या एनर्जी फ्यूल ऑफ स्पर्म फ्रक्टोज। और एक सुपर नॉलेज की बात देता हूं, तेरे शरीर में हर एक सेल को एनर्जी के लिए चाहिए साहब ग्लूकोज, ये ग्लूकोज चाहिए। पर एक इकलौता स्पर्म की सेल है साहब जिसको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फ्रक्टोज चाहिए। बिल्कुल, अगर तू बहुत सारे ग्रेप्स खाएगा, ग्रेप्स इज रिच इन फ्रक्टोज, वो भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्लूकोज में। एक स्पर्म ऐसी सेल है तेरी बॉडी में जिसको एनर्जी के लिए क्या चाहिए साहब, फ्रक्टोज चाहिए, या फ्रक्टोज इज द एनर्जी फ्यूल ऑफ स्पर्म। अब एक नॉलेज की बात बताता हूं तेरे को। अच्छा सुन, फीमेल में तो फ्रक्टोज का कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि फीमेल में कौन सा स्पर्म है यार, फीमेल के अंदर, एक लड़की के अंदर फ्रक्टोज का कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसके बॉडी में तो बिल्कुल ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, फ्रक्टोज का कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात समझ, अगर किसी लड़की का रेप होता है, अब उस लड़की का रेप हुआ, अब उसके अंदर तो भाई ग्लूकोज की कोई फ्रक्टोज की कोई बात ही नहीं है। तो उस लड़की का अगर रेप होता है और उसमें उस रेपिस्ट का, उस हरामी का, सॉरी थोड़ा सा पर गुस्सा बहुत आता है यार बेटा, ऐसा मन करता है साले का गर्दन काट के लटका दूं। तो उसमें, उस केस में जो टेस्ट होता है उसमें यही करते हैं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो केमिकल्स होते हैं, लेबोरेटरी में केमिकल्स होते हैं जो कि फ्रक्टोज के प्रेजेंस में क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो अगर उस लड़की का रेप हुआ होगा तो उसमें जो है ऑब्वियसली उसकी बॉडी में तो फ्रक्टोज है ही नहीं, फ्रक्टोज गया कहां से होगा, सीमन से। तो अगर फ्रक्टोज उसकी बॉडी में होगा तो वो तुरंत कलर चेंज कर देगा, दैट मीन्स उसकी बॉडी में सीमन गया है एंड सीमन कंटेंट फ्रक्टोज, मतलब उसके साथ रेप हुआ है। तो फ्रक्टोज जो है कलर चेंज कर देगा। ये केमिकल होते हैं जो फ्रक्टोज की प्रेजेंस में वो टेस्ट होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, तो इस तरीके से एग्जामिन किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रक्टोज के साथ साथ जो है इसको आशीर्वाद में प्रोस्टाग्लैंडिन करके एक एंजाइम है वो भी मिलता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है वो भी सुनो। देख मेरे बेटे, ये रिप्रोडक्ट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब यहाँ पे स्पर्म अगर आया है, ये स्पर्म है, यहाँ पे स्पर्म यहाँ पे मौजूद है साहब। अब प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का काम क्या होता है कि स्पर्म को अब ऊपर खींचना है, ऊपर जाना है स्पर्म को। तो सर स्पर्म के पास टेल तो है ना, हाँ टेल तो है यार, बिल्कुल उसकी मोटिलिटी के लिए टेल तो उसके पास है। तो सर वो स्पर्म, अब देख यहाँ पे स्पर्म जैसे ही आएगा तो सेमाइनल वेसाइकल उसको जो प्रोस्टाग्लैंडिन देती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन यहाँ पे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराना शुरू करेगा, और वो कॉन्ट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होंगे, या बेटा जी ये इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन ऊपर होंगे, तो ये जो स्पर्म है इसको भी वो कॉन्ट्रैक्शन ऊपर खींचा जाएगा। अब एक बात है, हर बार तो इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है, तो हर बार क्या 24/7 कॉन्ट्रैक्शन ही चलते रहेंगे क्या यार यूट्रस में, है उसको क्या पता कि स्पर्म आया कि क्या है। तो बिल्कुल स्पर्म तैयार पहले से लेके आया कि तू लोड मत ले, हर बार तेरे को कॉन्ट्रैक्शन 24/7 करने की जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा तो मैं प्रोस्टाग्लैंडिन लेके आऊंगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन आके यहाँ पे जैसे इंसेमिनेशन या यहाँ पे स्पर्म आएगा, वो प्रोस्टाग्लैंडिन सीमन के अंदर प्रेजेंट होता है, सीमन से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज, और वो यहाँ पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराना शुरू कर देंगे और वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। ये और क्या लेके आता है, फिब्रिनोजन एंजाइम मेरे बेटे, ये फिब्रिनोजन एंजाइम भी यहाँ पे मौजूद होता है। एक और चीज मैं बताता हूँ तेरे को, सिट्रेट। आओ साहब, सिट्रेट क्या करता है, एक चीज मैं तेरे को बताऊं, फर्टिलाइजेशन में मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे असेंशियल जो मिनरल होता है वो कैल्शियम होता है मेरे बेटे। ये कैल्शियम फर्टिलाइजेशन की जो स्टेप्स होगी उसमें मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। कैल्शियम बहुत जरूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। और अगर कोई पूछ ले कि विच मिनरल कंटेंट हाईएस्ट परसेंटेज इन स्पर्म इन सीमन, तो आंसर भी क्या आएगा, कैल्शियम। अब एक बात बता, एक चीज बताता हूं, कैल्शियम जो है वो अकेला नहीं जाता है, क्या कैल्शियम अकेले नहीं जाता, उसको एक बाइंडर की जरूरत होती है। तो ये सिट्रेट जो है, ये सिट्रेट एक्ट करता है एज ए कैल्शियम बाइंडर, कैल्शियम को बाइंड करके लेके जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में उसको हेल्प करानी है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में दिक्कत आ जाएगी यार। और शर्त ये भी है कि सर मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे को कोई चाहिए साथ में, तो या बिल्कुल सिट्रेट बोलता है ला मैं लेके जाता हूं। तो सुन, सेमाइनल वेसाइकल
क्या कर रही है, मेजर पोर्शन सिक्रेट कर रही है, फ्रक्टोज शुगर दे रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन दे रही है, फिब्रिनोजन एंजाइम, और ये सिट्रेट जो एक्ट एज ए कैल्शियम बाइंडर है। स्पर्म फ्रक्टोज को जो है एनर्जी फ्यूल की तरह यूज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन वेव्स जनरेट करता है फीमेल में आफ्टर एजैकुलेशन। अब सेकंड जो आती है वो आती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि सिंगल है, एक लार्ज बॉल लाइक है। अब इसमें हम बात करते हैं तो इसके सिक्रेशन की अगर हम बात करें तो ये कैल्शियम आयन सिक्रेट कर रही है। देख बाइंडर कौन कर रहा है, सेमाइनल वेसाइकल, पर कैल्शियम का सिक्रेशन कौन कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये थोड़ा बहुत फॉस्फेट आयन भी सिक्रेट करती है, और यहाँ पे कुछ क्लॉटिंग एंजाइम और प्रोलाइसिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा नॉलेज की बात है, सुनना। यहाँ पे जैसे स्पर्म आता है, सॉरी सीमन आता है, तो सीमन जैसे ही आता है तो सीमन को क्या एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है। तो सीमन जो आपका वो लिक्विड फॉर्म में है और इसमें ये स्पर्म्स तैर रहे हैं, ठीक है, स्पर्म आपके मौजूद है, और वो तो मूव करते रहेंगे ना यार, वो तो क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये फिब्रोनाइजिंग फिब्रिनोजन एंजाइम और आपका ये जो क्लोटिंग एंजाइम है, ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको कोगुलेट कर देते, जमा देते हैं एकदम, ठीक है, सीमन को जमा देते हैं, और स्पर्म भी क्या हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, ताकि क्या है वो अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करे, वरना तो क्या हो जाएगा यार, वो यही हिल हिल के पूरी सारी एनर्जी जो है वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे आफ्टर यहाँ पे इंसेमिनेट करने के बाद 10 से 15 मिनट जो है आपका क्लोटिंग एंजाइम और फिब्रिनोजन एंजाइम, ये दोनों जो है क्या करेंगे, उसको सॉलिड फॉर्म में ला देंगे। अब यार तू तो ये सोच रहा है सर उसको सॉलिड फॉर्म में ला दिया तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे, बच्चा पैदा कैसे होगा सर, हर बार इंसेमिनेट किया और स्पर्म को, ये सीमन जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो आप तो स्पर्म की एनर्जी बचाने के चक्कर में हमको तो निसंतान मार दोगे ना रे, ऐसा नहीं है। देख उसके बाद इसने प्रोफिब्रोलाइसिन एंजाइम भी सीक्रेट करता है आपका प्रोस्टेट, और ये बोलता है 10 से 15 मिनट 18 मिनट बाद वो जो वापस से जो सॉलिड फॉर्म में उसको वापस से लिक्विड फॉर्म में ये एंजाइम कर देगा। अब ये किया क्यों सर, क्या जरूरत थी इसकी, एनर्जी बचाने के लिए स्पर्म की, क्योंकि लिमिटेड एनर्जी स्पर्म को मिलती है, पता चले स्पर्म सारी एनर्जी खत्म कर दे और यहाँ जा जाके वापस नीचे आ रहे हैं, टपक रहे हैं, यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे, यहाँ अंडा बैठा हुआ है यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे, सारा का सारा नीचे आ रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, हाँ या ना। तो प्रोस्टेट का ये काम हुआ। अब उसके बाद आगे चलो बेटा जी, तो स्पर्म मोटिलिटी के लिए कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि वो मोटिलिटी संभाल रही है साहब, है ना, वो एनर्जी को बचा रही है, क्योंकि एनर्जी अगर होगी तो ही स्पर्म आगे मूव कर पाएगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपने सिक्रेशन के साथ साथ जो है ये संतुष्ट कर दिया स्पर्म को कि भाई तेरी मोटिलिटी हम बचा के रखेंगे। क्लोटिंग एंजाइम फिब्रिनोजन आर फॉर कोगुलेशन ऑफ सीमन, अभी जो अपन ने बताया, और फिब्रिनोलाइसिन एंजाइम जो होते हैं वो वापस कोगुलेटेड सीमन को क्या कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में, तो आप निसंतान नहीं मरेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है तीसरी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बेटा, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड छोटी सी आलमंड शेप की होती है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है ये लुब्रिकेशन ऑफ पीनस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है। एनसीईआरटी ये पहला ही एक फंक्शन इसका देती है कि इट्स सिक्रेशन इज अल्कलाइन एंड इट इज फॉर लुब्रिकेशन ऑफ पीनस। अब एक चीज मैं तेरे को बताता हूं यार, थोड़ा सा इधर ध्यान दे। सर आपने ये बताया कि पीनस में से ये जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा में से ही आप यूरिन निकालोगे और इसी में से साफ स्पर्म निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अब सर स्पर्म यूरिन तो रोज निकलनी है, डेली निकलने का काम है, ठीक है, घंटे घंटे पे निकलने का काम है, और यूरिन होती है सर एसिडिक। हाँ इसमें भी कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है तुम, यूरिन होती है एसिडिक। हाँ और सर स्पर्म या वी कैन से जहां से सीमन आपका जो इसी में से निकलेगा जिसमें तो उस जो ये है स्पर्म आपका जो है, स्पर्म साहब आपका जानी दुश्मन है एसिडिक मीडियम का, या एसिडिक मीडियम जो है सीमन का क्या है, स्पर्म का क्या है, जानी दुश्मन है। तो ये समझ ले कि अगर स्पर्म इस एसिडिक मीडियम में से निकलने का ट्राई करेगा या सीमन यहाँ से निकलेगा जिसके अंदर स्पर्म मौजूद है, तो इसमें से आधे से ज्यादा स्पर्म तो एसिडिक मीडियम की वजह से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा जी, बिल्कुल
अगर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को तू हटा दे तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। अब ये तू सोच रहा है कैसे, इतना तो क्या खास काम है यार इसका कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। अब सुन इधर, तो यहाँ पे साहब एसिडिक मीडियम यूरिन का, एसिडिक मीडियम जो है वो यूरिन की वजह से यहाँ पे यूरेथ्रा का बना रहेगा, और यूरिन तो हर 2-3 घंटे में निकालनी है, स्पर्म तो कभी कभार ही निकालना है, और स्पर्म का दुश्मन कौन, एसिडिक मीडियम। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलती है कि चिंता नहीं करने का, मैं जो है मेरा जो एल्कलाइन सिक्रीशन है वो मैं तुरंत यहाँ पे डालूंगी, तो जो भी यहाँ पे यूरिन मौजूद होगी उस यूरिन की वजह से यहाँ जो भी एसिडिक मीडियम होगा वो सारा का सारा इस एल्कलाइन सिक्रीशन की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस न्यूट्रलाइज कंडीशन में अब स्पर्म जो है शांति से जा सकता है। तो स्पर्म जो है कोई भी स्पर्म को यहाँ पे डैमेज नहीं होगा। तो अब पता चल गया अगर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नहीं होगी तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा। एसिडिक मीडियम अगर हुआ तो स्पर्म यहाँ से जब गुजरेगा तो मेजोरिटी ऑफ स्पर्म क्या हो जाएंगे, मर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम यहाँ पे स्पर्म का क्या है, जानी दुश्मन है। तो इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आया, आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। अब ये जो सिक्रीशन होता है इन एसेसरी ग्लैंड्स का, तो मेरे बेटे अब मैं तेरे को बताता हूं, फ्रक्टोज आपको दिया सेमाइनल वेसाइकल ने, सिट्रेट आपको दिया सेमाइनल वेसाइकल ने, ठीक है। उसके बाद आपको जो एंजाइम्स है प्रोस्टाग्लैंडिन वो आपको दिया किसने, सेमाइनल वेसाइकल ने, ठीक है। कोगुलेशन के लिए कुछ एंजाइम जो है वो आपको किसने दिए, सेमाइनल वेसाइकल ने। तो मेजोरिटी जो है वो 60% to 70% सेमाइनल वेसाइकल। फ्रक्टोज का मेन पूछा जाता है, एनर्जी फ्यूल टू स्पर्म इज गिवन बाय सेमाइनल वेसाइकल। प्रोस्टेट ने मोबिलिटी बचा के रखी स्पर्म की, ठीक है, उसने कैल्शियम प्लस भी दिया आपको, और वापस से उसको लिक्विड फॉर्म करने के लिए एंजाइम्स भी आपको दिए। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करूं तो भाई साहब ने हमको बचाया किससे, एसिडिक मीडियम ऑफ यूरेथ्रा से, ठीक है। तो और अब एनसीईआरटी, अब देखिए अपन ने इतना डिटेल में पढ़ा है, एनसीईआरटी जो लिखती है वो लाइन भी सामने है। सिक्रेशन ऑफ दिस एसिडिक ग्लैंड इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा व्हिच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। बस खत्म। और ये बहुत बार ये लाइन एनसीईआरटी ने से उठा के नीट वालों ने हूबहू छापी है। तो अपन ने इतना डिटेल में ले लिया चीजों को। अब कोई भी हो, फिर चाहे एम्स हो, कोई सा भी लेवल का एग्जाम हो, अपन इसको फोड़ सकते हैं आराम से। आइए थोड़ा सा, अब तो जो सीमन हम जो वर्ड यूज बोल रहे हैं, तो सीमन क्या होगा साहब, सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा मतलब ये जो तीनों ग्लैंड है, मतलब ये सब कुछ प्लस जो स्पर्म होगा, इसको मिला के क्या बोला जाएगा, सीमन, ठीक है। आपका स्पर्म और जो सेमाइनल प्लाज्मा है उसको दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, सीमन बोला जाता है। अब अभी यहाँ पे एक और चीज याद आ गई, वो याद है वेसेक्टोमी हुई थी, वेसेक्टोमी उसकी वाज डिफरेंस अपन ने काट दी थी, याद कर, वेसेक्टोमी हुई थी। वेसेक्टोमी में मैंने बताया था कि उसकी वाज डिफरेंस अपन ने काट दी थी, और वाज डिफरेंस काटने के बाद ये यहाँ पे मैंने ऐसा बनाया था टेस्टिस, और ये एपेडाइडामिस, समझ जा तू, ये ऐसे यहाँ वाज डिफरेंस आ रही है, ठीक है, ये तेरी वाज डिफरेंस। तो मैंने बोला था उसको काट दिया जाएगा। तो अब शांति से यहीं पे क्लियर कर ले, जब वाज डिफरेंस को कट कर दिया जाएगा दैट मींस वेसेक्टोमी कर दी जाएगी, तो मेरे बेटा सीमन तो आएगा, क्योंकि सीमन के लिए जो ग्लैंड्स है वो यहां मौजूद है, पर स्पर्म उसके अंदर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि स्पर्म यहाँ टेस्टिस सिक्रेट बनाती है, और वो यहाँ आके जब इसका पाथवे आपने यहीं से इसको उड़ा दिया है, कट कर दिया गया है, तो जो निकल के आएगा उसमें फर्क ये रहेगा कि सीमन जो है यहाँ पे आपका सेमाइनल प्लाज्मा, तो सीमन तो रहेगा पर उस सीमन के अंदर स्पर्म नहीं रहेगा। मतलब तू कह सकता है कि एक पर्सन जिसकी वेसेक्टोमी हुई है, हाँ, तो उसके अंदर स्पर्म नहीं आएगा, जी बिल्कुल नहीं आएगा। उसके अंदर सेमाइनल प्लाज्मा आएगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सेमाइनल प्लाज्मा को ही तो हम बोलते हैं इन एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रेशन, और वो तो बखूबी यहाँ पे होगा यार, स्पर्म ही नहीं आएगा खाली, ठीक है। तो वेसेक्टोमी जब होती है तो उसमें आपका सेमाइनल प्लाज्मा रहेगा, ठीक है, पर आपका स्पर्म नहीं रहेगा, ठीक है, ये बात है। अब अगर हम सीमन के बारे में बात करें तो सीमन जो है वो एल्कलाइन होता है, दैट मीन्स 7.4 के समथिंग या 7.6 जितना पीएच इसका होता है।
एक सिंगल इजैकुलेशन की अगर तू बात करे तो सिंगल इजैकुलेशन में 3 to 4 ml सीमन रिलीज करता है एक मेल, एवरेजेस 3 to 4 ml जो है रिलीज करेगा। अब इस सीमन के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म मौजूद रहेंगे मेरे बेटे, 200 से 300 मिलियन स्पर्म मौजूद रहेंगे। तो एक इजैकुलेशन में कितना, 3 से 4 ml सीमन, जिसमें कितने स्पर्म, 200 से 300 ml, सॉरी 200 से 300 मिलियन स्पर्म रहेंगे। अब देख ले, इतने सारे स्पर्म से जीत के अपने फर्स्ट आए हैं। तो मेरा तो एक फेवरेट कोट है, आई एम द फास्टेस्ट स्पर्म ऑफ माय फादर, यू ऑल आर द फास्टेस्ट स्पर्म ऑफ योर फादर। क्योंकि इतने करोड़ तो छोड़, पता नहीं कितने, हाँ करोड़ों की संख्या में है, उसमें से एक ने जाके फ्यूज किया था। तो तू कभी भी डिप्रेस्ड हो यार कि यार मेरा तो क्या है, मैं ये इतना 25 लाख बच्चे नीट में बैठते हैं, 20 लाख बच्चे नीट में बैठते हैं, मेरा तो कैसे होगा यार। अरे तुझे तो एक सीट चाहिए खाली, तूने तो इतने स्पर्म से रेस लगाई है और तब जाके वहां फ्यूजन हुआ और तू निकल के आया है। तो वो कोट मैं हमेशा ये अपने बच्चों को मोटिवेट करता हूं, यू आर द फास्टेस्ट स्पर्म ऑफ योर फादर। जी बिल्कुल, तो इतने सारे स्पर्म में से निकल के तू आया है यार, यू आर सो प्रीशियस, तो हिम्मत नहीं हारने का। अच्छा, अब इनमें से भी अगर देखें तो 60% जो स्पर्म होते हैं, 60% स्पर्म का शेप मस्ट हैव नॉर्मल शेप होना चाहिए और साइज होना चाहिए, और 40% जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, तगड़ी वाली मूवमेंट होनी चाहिए, तब जाके फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर्टी उसमें होती है, मतलब वो फर्टिलिटी के लिए माना जाता है। ठीक है, अब अगर ये चीज ना हो तो मे भी प्रॉब्लम आ सकती है फर्टिलिटी में। ठीक है, अभी कुछ कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि शादी हो गई, 2-3 साल 4 साल 5 साल हो गए साहब, जो है बच्चा नहीं हो रहा है, हमने ट्राई किया सारी चीजें और ये सब, तो डॉक्टर बोलता है कि लाओ आपका सीमेन एग्जामिन करते हैं, और उसमें स्पर्म को देखा जाता है। तो स्पर्म की अगर क्वालिटी सही आ रही है, ठीक है, स्पर्म तो यही आ रहे हैं, पर उसमें ये जो रेशियो है ये बहुत कम आ रहा है, मान लो 10 या फिर 15 ऐसा कुछ रेशियो आ रहा है परसेंटेज का, तो डॉक्टर बोलेगा कि नहीं है, आपको थोड़ा और हेल्दी डाइट और ये सारी चीजें लेनी चाहिए। अब एक केस ये बनता है कि स्पर्म का काउंट ही कम हो, स्पर्म का काउंट ही क्या हो, कम हो। अगर यहाँ 3 से 4 ml सीमन अगर आ रहा है, उसमें से 200 से 300 मिलियन स्पर्म अगर आ रहे हैं, तो हम अगर 1 ml सीमन की अगर बात करें मेरे बेटे, तो 1 ml सीमन में कम से कम मेरे बेटे 50 से 50 to 150 मिलियन स्पर्म होते हैं। ठीक है, अब कोई पर्सन है, उस पर्सन के अंदर 1 ml के अंदर इससे बहुत कम, दैट मीन्स 20 मिलियन से कम स्पर्म अगर होते हैं 1 ml में, कितने, 20 मिलियन स्पर्म से भी कम होते हैं 1 मिलियन में, तो मतलब स्पर्म काउंट क्या है, बहुत कम है। तो एक दिक्कत तो क्या थी कि ये रेशियो बराबर नहीं था। अब डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब ने चेक किया कि यार चलो, दूसरा पेशेंट उनके पास आया, डॉक्टर ने बोला अरे आपका ये सब रेशियो तो ठीक है, पर दिक्कत आपके क्या है, चलो आपका सीमन टेस्ट कर लेते हैं। और उन्होंने टेस्ट करके देखा तो 1 ml में भाई साहब इतना होना चाहिए था, 100 भी चलेगा तो बहुत है, 120 भी चले तो बहुत है, ये एक एवरेज वैल्यू है। पर हो क्या रहा है, उनका तो जो आ रहा है खाली 5 मिलियन और 7 मिलियन ऐसा आ रहा है वन उसमें, तो दैट मीन्स उनके अंदर स्पर्म का काउंट क्या है, बहुत कम है। तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है क्या बेटा, ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोला जाता है, ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट कंडीशन in this 1 ml semen contain less than 20 million sperm। तो अभी तक बेटा हमने एसेसरी डक्ट खत्म कर दी, एसेसरी ग्लैंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, स्पर्म के पाथवे को हमने डिस्कस किया, और हमने सीमन के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज ले ली। सीमन इज इक्वल टू सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ये एक लाइन एनसीईआरटी में दे रखी हुई है और जिससे क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आप जाते ही बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो इसको थोड़ा सा, इसका सेक्शन जो है कट करके हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है।
तो आपको मैं बता दूं, मैंने इस तरीके से कंपार्टमेंट बनाया था जिसको मैंने टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला था, और उसमें ऐसे हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर बनाया था। ये 2 से 3 मिलती है, भूला तो नहीं ना यार, याद है ना? ये ले, ठीक है। और इसी को मैंने बोला था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसका एक सेक्शन काटते हैं जो यहाँ बना हुआ है। इस सेक्शन को मैंने काटा और देखा तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ पे देख, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर से कवर करके रखने वाली मेम्ब्रेन का नाम है ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया एक मेम्ब्रेन जो कवर करके रख रही है किसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की सेल मौजूद होती है मेरे बेटे, और वो 2 सेल कौन सी है? पहली सेल है जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, या दिस इज मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल। मैं तेरे को जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा, स्पर्मेटोजेनेसिस जब मैं तुझे पढ़ाऊंगा तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में तेरे को पढ़ाऊंगा, और वहां पे मैं तेरे को शुरुआत की जो सेल बताऊंगा वो शुरुआत की सेल यही होगी, स्पर्मेटोगोनिया। इसी स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन हो के तेरा स्पर्म बनेगा, ये वहां हम डिस्कस करेंगे। तो सर्टोली सेल, सॉरी, तो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनाने का काम मेल जर्म सेल करती है। उसके बाद एक तो यहाँ पे पिरामिड शेप की सेल भी देख रहा है ये, ठीक है। इन सेल को बोलते हैं सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल के नाम से जानी जाती है मेरे बेटे। सर्टोली सेल को जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म को। जो स्पर्म डेवलप हो रहा है उसके उस डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट का काम कौन प्रोवाइड करती है? सर्टोली सेल। इसीलिए सर्टोली सेल को एक और नाम से जाना जाता है मेरे बेटे, नर्स सेल, या किसी किसी एग्जाम में सर्टोली सेल ना देते हुए वो नर्स सेल अगर देगा तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है किसकी? सर्टोली सेल की। नर्स क्यों? क्योंकि वो नरिश कर रही है उसको, ठीक है, पूरा पाल रही है। अब स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, नर्स सेल, ये दोनों सेल हो गई। ये तेरे स्पर्मेटोजोआ है। ये क्या होते हैं स्पर्मेटोजोआ? स्पर्म, और ये कहाँ बने, कैसे बने, वो सब में स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी वहां पे डिस्कस करेंगे। ये बाहर अगर तू देखेगा तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे ये लेडिक सेल मौजूद होती है। मैंने वहां पे भी बताया था कॉम्पिटेंट सेल जो कि इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती है, क्या काम है आगे डिस्कस करूंगा मैं। और ये लेडिक सेल जो कि एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करता है। एंड इसके ऊपर लेडिक सेल पे कौन हार्मोन जो है कंट्रोल करता है? लेडिक सेल को LH कंट्रोल करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद हो तो एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है LH, वो इस पे काम करेगा। तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात होती है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है मेरे बेटे, थ्योरी पे डिस्कस करते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो आपकी लाइन है जर्मिनल एपिथेलियम से, ठीक है, और उसमें 2 तरह की सेल्स है, वही एक मेल जर्म सेल और एक सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्यूबोइडल सेल होती है जो क्या प्रोड्यूस कर रही है? स्पर्म, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस यही इनिशिएट होगी। सर्टोली सेल नर्स सेल, ठीक है, दे आर लॉन्ग पिरामिडल सेल शेप फाउंड ओनली इन मैमेलियन टेस्टिस। बिल्कुल, ये कुछ कुछ चीजें जो मैमल्स के जो कैरेक्टर हैं, मैमल के कैरेक्टर्स, डायफ्राम उसमें से एक है, ठीक है, 7 वर्टिब्री ये यहाँ पे, ठीक है, ये, ठीक है, और एक कैरेक्टर आ गया मैमेलियन टेस्टिस में ही आपको सर्टोली सेल मिलेगी, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग स्पर्म। सेकेंड फंक्शन इसका है कि इट सिक्रेट सम फैक्टर विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है? खैर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या है कि मैं तेरे को बताता हूं कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्या होता है, स्पर्म जो सेल्स है वो इस तरीके से बनती है जिनको हम स्पर्मेटिड बोलते हैं। अब सर स्पर्म तो हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, तो ऐसे राउंड क्या रड़क के जाएगा कैसे? नहीं। तो इस स्पर्मेटिड का कन्वर्जन यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन इसका होता है और यहाँ स्पर्म जो बनते हैं इस तरीके से, इस प्रोसेस को मेरे बेटा बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है ये स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। और इस स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के टाइम पे
कुछ फैक्टर्स होते हैं वो सर्टोली सेल क्या करती है, सिक्रेट करती है। चिंता का कोई विषय नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा डिटेल में लूंगा तो मैं फिर से ये चीज याद दिलाऊंगा। नेक्स्ट, सिक्रेट इनिबिन हार्मोन विच सप्रेस एफएसएच सिक्रेशन। अब सुनना, एफएसएच, ये एफएसएच भी जो है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और एफएसएच जो है ये आपका वर्क करता है कहां पे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस रेगुलेट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये एफएसएच रेगुलेट करता है। अब मेल जर्म सेल अगर ज्यादा से ज्यादा स्पर्म बनाएगी तो भी प्रॉब्लम है ना, स्टोरेज और ये सारी चीजें, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें करना। तो जब एक लिमिट तक स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है तब सर्टोली सेल इनिबिन हार्मोन सिक्रेट करती है और वो इनिबिन हार्मोन एफएसएच को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है, तो उसके सिक्रेशन को लो कर देता है। अब एफएसएच नहीं आएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो जो है स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं आएगा। इसको नेगेटिव फीडबैक भी बोला जाता है। नेक्स्ट, सर्टोली सेल फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर विच प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। बिल्कुल, एक चीज मैं तेरे को बताता हूं, तेरे शरीर के हर एक सेल 2n है मेरे बेटे। तेरे शरीर में जो हर एक सेल है वो 2n है, दैट मीन्स डिप्लॉयड है। और तेरा स्पर्म जो है वो सेल कैसी है, हैप्लॉयड। तो यहाँ पे स्पर्म को बचाने के लिए, क्योंकि वो फॉरेन मेंबर या फॉरेन पार्टिकल ना मान लिया जाए, इसीलिए यहाँ पे सर्टोली सेल जो है ब्लड टेस्टिस बैरियर बना के रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म है उसको कोई फेगोसाइट ना कर सके। वरना पूरे बॉडी के शरीर के हर एक सेल क्या है, 2n है, और यहाँ पे स्पर्म क्या है, n है। हैप्लॉइड हुआ ना यार ये तो 2n के अंदर बहुत सारी 2n के अंदर एक n जाए तो दिक्कत की बात है। तो उसको स्पर्म को फेगोसाइटोसिस से बचाती भी कौन है, आपकी सर्टोली सेल। एक और चीज है सर्टोली सेल में का, इसका फंक्शन है, ये एबीपीए, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन। ये एबीपीए का सिक्रेशन करती है। जो लेडिक सेल आपका एंड्रोजन सिक्रेट करती है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी सर्टोली सेल थोड़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है, ये एएमएच सिक्रेट करती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। अभी एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या होता है उसको अपन समझते हैं। देख, होता क्या है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एक होती है वॉल्फियन डक्ट, एक क्या होती है मेरे बेटे, वॉल्फियन डक्ट, और एक होती है मुलेरियन डक्ट। अब ये जो वॉल्फियन डक्ट है इससे तो बनता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम फीमेल और मेल दोनों में 90% देखा जाए तो सब सिमिलर ही। मुलेरियन जो डक्ट होती है, ये मुलेरियन डक्ट जो है ये बनाती है फैलोपियन ट्यूब, वहीं ये बनाती है यूट्रस। अब ये चीजें तो मेरे बेटे एक फीमेल में ही होगी, मेल में तो ये चीज आपको दिखेगी नहीं। पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये डक्ट दोनों मौजूद होती है, फिर वो बॉय हो या गर्ल। तो आपका जो सर्टोली सेल है वो एएमएच सीक्रेट करता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, और वो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है इस मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। अब मुलेरियन डक्ट अगर नहीं बनेगी तो मेरे बेटे फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस भी नहीं बनेगा। तो सीक्रेट एएमएच विच इनिबिट डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट इन एम्ब्रियो। तो ये काम होता है साहब सर्टोली सेल का। अब थोड़े से कुछ पॉइंट्स है स्टार मार्क जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सर्टोली सेल का फंक्शन रेगुलेट कौन करेगा, एफएसएच। फंक्शन ऑफ लेडिक सेल मैंने बताया था, एलएच करता है। फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड, एंड्रोजन चलाएंगे। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टेस्टोस्टेरोन। यू नो सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बियर्ड आना, ठीक है, ये बॉडी ग्रोथ, ये जो प्यूबिक हेयर पे जो है हेयर्स आना, ये सारी चीजें, प्राइवेट पार्ट्स पे जो हेयर आना, और ये सारे वो बचपन की क्लासेस में आपने पढ़े होंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और नोट में लिखा हुआ है वॉल्फियन डक्ट फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन एंड मुलेरियन डक्ट फॉर्म ओवरी फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल। तो ये सारी चीजें जो है मुलेरियन डक्ट का काम होता है, और ये मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट कौन इनिबिट करता है, एएमएच, और उसको सिक्रेट कौन करता है, आपकी सर्टोली सेल। तो एनसीईआरटी तो खाली एक ही चीज लिखती है, पहला फंक्शन प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग
स्पर्म, अपन ने ये एक्स्ट्रा ले लिए हैं नॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज में तू पढ़ेगा, ठीक है। तो लेवल पे चल रहे हैं अपने, बढ़िया, कोई भी एग्जाम तू लेके आ, बिल्कुल क्वेश्चन फूटेंगे उसके। यहां जाके अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड टेस्टिस, आपके एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब एक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का जो टॉपिक है, जो पीनस है, वो पीनस का स्ट्रक्चर जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पीनस के बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी शुरू कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें आपको नहीं जानने को मिली होगी और बहुत सारी चीजें आपने ऐसा पहली बार सुना होगा और आई होप कहीं सुना भी होगा, पर उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।